सो वेलकम बैक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 4। प्लीज फॉलो अलोंग। यूनिट नंबर 4 यानी कि यूनिट नंबर 4 कौन सा है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें बोलना पड़ेगा परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस टू द कॉन्ट्रैक्ट। जहां पर भी हम लोग ये बोल पाते हैं ना कि ऑब्लिगेशन फुलफिल हो रही है, उसको बोला जाता है परफॉर्मेंस करना। परफॉर्मेंस जो होती है वो इधर परफॉर्म हो सकती है और ऑफर टू परफॉर्म हो सकती है, यानी कि अभी कर रहे हैं या फिर बाद में भी कर रहे हो सकते हैं। परफॉर्मेंस दो तरह की होती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस हो सकती है या ऑफर टू परफॉर्म, जिसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी बोला जाता है। प्लीज इसको साथ साथ स्टडी करना, साथ साथ अच्छे से पढ़ना और नोट्स को देखते हुए पढ़ना इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस हैज डन व्हाट ही हैड अंडरटेकन टू डू। हैज डन व्हाट ही हैड अंडरटेकन टू डू, जो उसने बोला हुआ था वो उसने कर दिया। की वर्ड है हैज डन। अंडरटेकन की जगह आप लोग लिख दो ना व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड टू डू वर्क्स। हैज डन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और ईदर पार्टी हैज फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशंस। ईदर मतलब दोनों में से किसी भी एक ने, ठीक है। ऑफर टू परफॉर्म, प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन बट प्रोमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट। प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन बट प्रोमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट। प्रोमिसी ने मना कर दिया है, ठीक है। चलो, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ वैलिड टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, मतलब ये कौन सी वाली है? जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, ऑफर टू परफॉर्म, उसके लिए कंडीशन मस्ट बी अनकंडीशनल, यानी कि आपने जो ऑफर किया है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। आपने जो ऑफर दिया है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है। चलो, नाउ मस्ट बी अनकंडीशनल, मस्ट बी मेड एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। मतलब आप जो ऑफर कर रहे हो ना, ऑफर टू परफॉर्म, वो प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पर। बेसिक फंड है ना लाइफ के, कि अगर आप बोल रहे हो कि सामने वाला मेरी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आपको परफॉर्मेंस कब करवानी चाहिए? प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे करवानी चाहिए, प्रॉपर तरीके से करवानी चाहिए। अनकंडीशनल परफॉर्मेंस ये नहीं कि आप ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ये नहीं होना चाहिए। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन गुड्स। अब सोचो आप सही टाइम पे पहुंचे, सब कुछ पहुंचे और आपने बोला चलिए गुड्स डिलीवर, परफॉर्मेंस डन। नहीं यार, उसको एग्जामिन करने का राइट तो दो। अगर आप नहीं दे रहे हो तो फिर आप कैसे बोल सकते हो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एंड मस्ट बी फॉर होल ऑब्लिगेशन, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपने बोला अभी आधा परफॉर्मेंस ले लीजिए बाद में पूरा ले लीजिएगा, ऐसा नहीं। जो अग्री हुआ है वो पूरा आपको देना पड़ेगा। बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म, बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म। अच्छा सोचो ना, यहाँ पर ना मस्ट बी फॉर होल ऑब्लिगेशन, जब हम लोग ने बोला ना से 1000 kg ऑफ वीट डिलीवर करने की बात हुई थी और दो पार्ट्स में 500 के दो लॉट आने वाले थे। पहला लॉट आया 500 वाला, तो क्या उसको होल ऑब्लिगेशन नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। 500 अग्री किया था ना, 500 आ गया। मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, पूरे कॉन्ट्रैक्ट साइज भले ही 1000 हो, एक लॉट की तो 500 थी ना, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। उसको होल ऑब्लिगेशन मान लिया जाएगा। बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड, तो प्रोमिसर हिमसेल्फ, जिसने बोला है वो खुद कर सकता है। एजेंट भी कर सकता है उसका। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं। अब इसमें कई बार क्या होता है, लीगल असेंडेंट, लीगल डिसेंडेंट्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन भी कर सकते हैं, येस, बट ये ध्यान रखना है जहाँ पर पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है वहाँ पर शायद थर्ड पर्सन नहीं कर सकते, ठीक है। जॉइंट प्रोमिसर्स, यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कैसे कैसे फुलफिल होगा। प्रोमिसर हिमसेल्फ करता है कब? जब स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल और डिलीजेंस, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। कई बार पेंटिंग बनवानी है आपको, और पेंटिंग बनवानी है तो वहाँ पर आपको जब पेंटिंग बनवानी है तो वहाँ पर आप जो है एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल्स करते हो। एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल मतलब क्या? जैसे आपको पेंटिंग बनवानी है, अब आपने बोला कि यार मैं ना मिस्टर ए से बनवाना चाहता हूँ, मिस्टर ए ने अपने एसोसिएट से बनवा दिया। अब उन्होंने बड़ी घटिया सी पेंटिंग बनाई, और यहाँ पर चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है। तो स्पेशली वो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है वो किसको करना चाहिए? प्रोमिसर हिमसेल्फ को। सोचो ना, आपने गाने के लिए किसी एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को बुलाया, सिंगर को बुलाया, और उन्होंने अपने एसोसिएट को भेज दिया, वहाँ पर चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर आप बोलोगे कि यार यहाँ पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है ना। एजेंट कर सकता है, येस, बट एजेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट। एजेंट कॉम्पिटेंट होना चाहिए। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, येस कर सकते हैं, अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जहाँ पर ऐसा लिखा है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को राइट नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर वो नहीं कर सकते। से अब बताओ ना, हम टीचिंग करते हैं, ठीक है, ये एक पर्सनल स्किल, पर्सनल डिलीजेंस स्किल वाला सवाल है। आपने सुप्रीत अग्रवाल के नाम से पैसे दिए, तो क्या कोई और पढ़ा सकता आपको लॉ? नहीं पढ़ा सकता आपको लॉ। बट एक चीज़ बताओ, कहीं पर अगर हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आए और उन्होंने बोला सुप्रीत आज नहीं आ पा रहा है, आज ना हमारे कोई एक कज़न है वो पढ़ाएंगे आपको, चल जाएगा। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लग रहा है कि हाँ ये अग्री किया था आप लोगों ने, सुप्रीत और एनी फैकल्टी सिलेक्टेड बाय सुप्रीत, तो फिर वहाँ पर चल जाएगा, है ना, तो वहाँ पर चल जाता है। ओके, थर्ड पर्सन, इफ एक्सेप्टेड बाय प्रोमिसी, हाउएवर प्रोमिसी आफ्टरवर्ड्स कैन नॉट एनफोर्स अगेंस्ट प्रोमिसर, यानी कि यहाँ पर जो प्रोमिसी उसने एक्सेप्ट कर लिया, से हमने बोला कि हमारी जगह हमारे कज़न पढ़ाएंगे और आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है।
अब आप लोग बाद में आके नहीं बोल सकते नहीं सुप्री से परफॉर्मेंस मिला मतलब नहीं चलेगा। आपने जो अग्री कर लिया प्रॉमिसी ने, वो एक बार अग्री कर लिया और वो आगे तक सस्टेन करेगा, उस केस में थर्ड पर्सन कर सकते हैं। व्हाट इफ प्रॉमिसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर थर्ड पर्सन कर सकते हैं परफॉर्म? नहीं, फिर कर ही नहीं सकते, मतलब होता है ना कर ही नहीं सकते। अच्छा, जॉइंट प्रॉमिसर, जॉइंटली फुलफिल करना होता है इन लोगों को। जॉइंट प्रॉमिसर जो होते हैं ना, इन लोगों को जॉइंटली फुलफिल करना होती है अपनी लाइबिलिटीज। इफ वन डाइज, लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस रिमेनिंग प्रॉमिसर जो होते हैं वो फुलफिल कर रहे होते हैं। अगर एक की डेथ हो जाती है ना, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं प्लस जो रिमेनिंग प्रॉमिसर्स होते हैं वो लोग फुलफिल कर रहे होते हैं। सबके सब मर गए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे एक बादल बना हुआ है बहुत ही बढ़िया सा। कैन अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल बी परफॉर्म बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स? नो, सच अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ द प्रॉमिसर। अब पता है यहाँ पे गड़बड़ क्या होता है? नहीं, वॉइड ही नहीं, कम्स टू एन एंड बोलना, ठीक है। अब समझना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम इसलिए इसको अलग से बादल में लिखा हुआ था, हम लोग ने रेगुलर क्लास में भी कवर किया था, एक बार फिर से कवर करते हैं। यहाँ पर ना जब आप लोग बोलते हैं ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं नहीं क्योंकि पर्सनल स्किल है वही होता है, वही उसी को करना पड़ेगा, वो मर गया वो नहीं कर सकता। बट यहाँ पे ना एक सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो सेकंड पॉइंट पता कौन सा पॉइंट है? जहाँ पे लिखा है कि डेथ ऑफ द प्रॉमिसर अगर हो जाती है ना, तो यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड हो जाता है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। और यही वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे। आपने वॉइड लिखा है, कुछ भी लिखा ना, थोड़े से मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए प्लीज़ ये इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। फेवरेट क्वेश्चन भी है, कई बार आ जाता है। ओके, चलिए अब आते हैं सक्सेशन वर्सेस असाइनमेंट। सक्सेशन मतलब क्या? इसके लिए हम लोगों ने एग्जांपल लिया था। सक्सेशन मतलब जहाँ पे आपको पूरी लाइबिलिटी एंड असेट दोनों मिल रहे हैं। जैसे कि एक फादर ने अपनी प्रॉपर्टी अपने सन या डॉटर को ट्रांसफर किया, वहाँ पे सक्सेशन माना जाता है। असाइनमेंट जहाँ पर हम लोग ने बोला होता है ना, वहाँ पे सिर्फ बेनिफिट मिल रहे हैं। जैसे हम लोगों ने बोला, हमने अपने एक स्टूडेंट को बोला कि हमें किसी और दूसरे स्टूडेंट से पैसे लेने थे, अब आप हमें ना देकर आप उसी से ले लेना, तो ये जो हो गया ये असाइनमेंट हो गया। यहाँ पे सिर्फ पावर मिलती है, लाइबिलिटीज़ नहीं मिलती हैं कुछ भी। चलो, व्हेन बोथ बर्डन एंड बेनिफिट्स आर ट्रांसफर्ड उसको बोला जाता है सक्सेशन। व्हेन ओनली बेनिफिट्स आर ट्रांसफर्ड उसको बोला जाता है असाइनमेंट। एग्जाम्पल क्या है? सक्सेशन ऑफ फादर्स प्रॉपर्टी टू द सन आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। यहाँ पर असाइनमेंट में असाइनमेंट ऑफ राइट्स टू रियलाइज द डेट्स फ्रॉम द डेटर, यानी कि डेटर से हमने बोल दिया हमारा कोई डेटर था उससे हमें पैसे लेने, अब हम ना लेकर अब आप ले लीजिएगा। दिस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट। यहाँ पे सिर्फ पावर मिलती है, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर दोनों साइड नहीं आएगा। क्यों आएगा? दोनों ही साइड नहीं, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म की लिए बात कर रहे हो? अच्छा हाँ, तो वहाँ पे सक्सेशन में आना चाहिए वो। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि वहाँ पर ना आपको ऑब्लिगेशंस भी मिल रहे हैं और आपको वहाँ पर लाइबिलिटीज़ भी मिल रही हैं, आपको लाइबिलिटीज़ भी मिल रही हैं, आपको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि आप उसके एग्जाम्पल में मत लिख कर आना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। थोड़ा एग्जाम्पल से अवॉइड करना उसको लिखने को, जब तक कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल ना मांगा जाए, ठीक है, क्योंकि उसमें और भी इफ्स एंड बट्स होते हैं जो कि वहाँ पे कंसिडर करने पड़ते हैं। चलो, द लाइबिलिटी ऑफ द सन विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम। जितना उसने प्रॉपर्टी इनहेरिट किया वही था। से फादर की प्रॉपर्टी थी 100 करोड़ की और लाइबिलिटी थी 150 करोड़ की, तो सन को कितना चुकाना पड़ेगा? 100 करोड़ तक का, ठीक है। ओके, सम पॉइंट्स अबाउट जॉइंट प्रॉमिसेस। यहाँ पर कैन प्रॉमिसी कंपेल एनी वन जॉइंट प्रॉमिसर टू परफॉर्म? यस, अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली अग्रीड। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि इस एक को नहीं बोल सकते, सबको एक साथ ही बोलना पड़ेगा, तो सबको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज एक को बोल सकते हैं। कैन परफॉर्मर आस्क, अच्छा पता है इसमें आप लोग को क्या करना चाहिए, ऑल तो हमने तो बना कर दिया ही है, फिर भी इसके अंदर जहाँ पे अनलेस अदरवाइज अग्रीड आता है ना, तो वहाँ पे आप एक अलग से केस बना लिया करो कि कब ऐसा होगा कि अलाउ किया जा सकता है ना। चलो, कैन परफॉर्मर आस्क फॉर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर जॉइंट प्रॉमिसर? यस, किस शेयर में? इक्वली, अनलेस कंट्रारी इंटेंशन अपीयर्स। जैसे आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला था कि एक लिमिटेशन लगा दी थी, है ना, तो लिमिटेशन तक का फिर होना चाहिए। व्हाट इफ वन एनी वन और मोर डिफॉल्ट्स, किसी एक ने डिफॉल्ट कर दिया तो बाकी लोगों को बियर करना पड़ेगा, सो अदर्स वुड बियर द लॉस। डज रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर डिस्चार्ज अदर जॉइंट प्रॉमिसर्स एज वेल? नो, दे विल स्टिल बी लायबल। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस की बात करते हैं। टाइम एंड प्लेस क्या होना चाहिए? अगर कोई एप्लीकेशन भी नहीं चाहिए और तो कोई टाइम भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो कब? विद इन रीजनेबल टाइम बेस्ड ऑन केस टू केस बेसिस। एप्लीकेशन चाहिए बट नो टाइम स्पेसिफाइड, तो कब? जब यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस हो तब वहाँ पर किया जा सकता है। टाइम क्या होना चाहिए? मेंशन ही नहीं किया, तो यूजुअल टाइम। फिर एप्लीकेशन एंड ऑन डे एंड टाइम एंड प्लेस, मतलब एप्लीकेशन भी है, डेट और टाइम भी है, तो अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस विद इन यूजुअल बिजनेस आवर्स, ठीक है। नो एप्लीकेशन एंड नो प्लेस फिक्स्ड, ना कोई एप्लीकेशन ना कोई प्लेस फिक्स, तो रीजनेबल प्लेस। इन मैनर और एट प्रिस्क्राइब सैंक्शन बाय प्रॉमिसी, तो जैसा प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर होगा। कोई भी डाउट होता हम लोग एंड ऑफ द सेशन में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिर बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ वन प्रॉमिस डिपेंड्स ऑन दी
अदर प्रॉमिस, ठीक है। तो यहाँ पर promiser not bound to perform unless reciprocal promise ready and willing to perform। से आपको पता है हम ना सेशंस के लिए कई बार ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है वहाँ पर एक केस आया एक बार कि हमने यहाँ से वादा कर दिया था कि सर हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर ये सेशन डिलीवर करके आएंगे 2 दिन के लिए, ठीक है। बट हैविंग सेड डेट आपको ना हमारा अकोमोडेशन, फूड एंड ट्रैवल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, और हम वहाँ पर जाएंगे और सेशन करवा कर आ जाएंगे। वहाँ से उन्होंने बोला ठीक है, यहाँ से एक प्रॉमिस हमने किया, एक प्रॉमिस उन्होंने किया कि ठीक है सर हम आपका ये सब अरेंजमेंट करके आपको भेज देंगे, 1 दिन पहले आपके पास आ जाएगा सारा अरेंजमेंट, आप वहाँ पे चले जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ से उन्होंने वो अरेंजमेंट नहीं किया, हमारे लिए नहीं किया, 1 दिन पहले तक अरेंजमेंट नहीं किया, और वो लोग बोल रहे हैं कि आप वहाँ पर पहुँचे क्यों नहीं, हमने सेशन क्यों नहीं डिलीवर किया, विल इट वर्क? नो। सो promisee not want to perform unless reciprocal promisee ready and willing to perform। promiser not want to perform unless रेसिप्रोकल प्रॉमिसी नॉट विलिंग टू परफॉर्म। ध्यान रखोगे इस चीज़ को, जैसे हमारे केस में हुआ ना, हम कब तक लायबल नहीं है, जब तक वो सामने वाला उन कंडीशन को फुलफिल करने को रेडी नहीं है जो हमने कंडीशन वहाँ पर दी हुई थी। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस वुड बी ईदर एज फिक्स्ड और हाउएवर द ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स। जैसे इन दिस केस या तो फिक्स कर लिया जाए या फिर हाउएवर द ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स। जैसे हमारे केस में वैसे तो हमने फिक्स कर लिया था कि आप पहले बुक करके दोगे 1 दिन पहले, फिर हम वापस जाएंगे, बट नहीं भी किया होता तो वो लोग ये बोल सकते कि अरे आप जाके सेशन दो ना, हम जब तक करते हैं होटल, चलेगा नहीं ना भाई, हमें सेशन में जाने से पहले होटल चाहिए ना, वहाँ पे रुकने के लिए, आराम करने के लिए, फिर हम सेशन लेने जाएंगे। तो ट्रांजैक्शन जैसा रिक्वायर करे वैसा हो सकता है। वन पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक अफेक्ट, ठीक है। अब जैसे हम ही ने यहाँ पर बताया कि वो लोग ना वो एक्शन लेने को ही तैयार नहीं थे। अब जब हम वहाँ जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में पहुँचे ना, वहाँ पे उन्होंने ऐसा कर दिया कि अब आप सेशन नहीं ले सकते जब तक वहाँ से वेरिफिकेशन OTP नहीं आएगा ना, आप सेशन नहीं ले सकते, ठीक है। और उन्होंने अपना प्रोसेस फॉलो किया और उन्होंने रोक दिया वो कि नहीं हो सकता आपका परफॉर्मेंस सेशन जब तक ये चीज़ नहीं होगी। अब बताओ, वन पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक प्लेस, हम वहाँ पर पहुँच गए, दूसरी पार्टी OTP देने को तैयार नहीं है जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, और उस वजह से वो जो लेक्चर है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हमारी लायबिलिटी मानी जाएगी नहीं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस देखा जाएगा, क्योंकि हमने क्या अग्री किया था, जो भी फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी वो आप पूरी करने में हमें हेल्प करोगे। ओके, फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन विच सेकेंड परफॉर्मेंस डिपेंड्स नॉट परफॉर्म, यानी कि जैसे हमने बताया ना हमारा होटल था, वो परफॉर्मेंस फुलफिल होती तो सेकेंड परफॉर्मेंस हो पाती, उन्होंने पहली वाली ही नहीं की। अच्छा, इसमें और फर्स्ट पॉइंट में क्या फ़र्क है? विलिंग टू परफॉर्म, वो उन्होंने बोला हम नहीं कर पाएंगे जी होटल, अब नहीं कर पाएंगे बोलना और नहीं करने में बहुत फ़र्क है। नहीं कर पाएंगे मतलब विलिंगनेस नहीं है आपकी करने की, ठीक है, और नहीं करना का मतलब है कि आप कर नहीं पाए उसको किसी भी तरह से, अब आप फटाफट कर दोगे। तो इसलिए फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट में ये डिफरेंस है। आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल। इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर टाइम इज एसेंशियल। तो आपने क्या किया, आपने ना कोई ऐसा चीज़ थी जो टाइम पे परफॉर्म करनी थी, बट वो आपने टाइम पे परफॉर्म नहीं किया, वहाँ पे टाइम इज एसेंशियल। जैसे ये मैराथन, हमने बोला देंगे ना मैराथन, कब मना किया, 18 तारीख को रखते हैं, आप बोला 18 को तो पेपर है, तो यहाँ पे टाइम इज एसेंशियल, यहाँ पे टाइम इज एसेंशियल। तो यहाँ पर अगर आपने नहीं दिया ना तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वॉइडेबल। टाइम एसेंशियल नहीं होता तो क्या वॉइडेबल नहीं होता, बट आपको कॉम्पेंसेशन जरूर मिलता है, आपका मैराथन नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पे टाइम एसेंशियल है, तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा, नो कॉम्पेंसेशन अनलेस एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस नोटिस इज गिवन ऑफ इंटेंशन टू डू सो। यानी कि इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट द टाइम अदर देन अग्रीड अपॉन, आपने बोल दिया हाँ ठीक है आप 2 तारीख को नहीं करवा पा रहे हो, आपने एक काम करना 8 तारीख को करवा देना, आई एम ओके विद इट। तो जब 8 तारीख को करवा रहे हैं फिर आप बाद में आकर नहीं बोल सकते कि यार 8 तारीख को क्यों करवा रहे हो, कुछ रिलेटेबल लग रहा है, कुछ थोड़ा सा रिलेटेबल लग रहा है क्या? हाँ, रिलेटेबल तो होना चाहिए आप लोगों के लिए ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है, शुरू से ही इम्पॉसिबल है, दोनों को पता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। जैसे कूदने वाला, कूद के जिंदा बच के आओगे तो। अननोन टू बोथ तो भी वॉइड है क्योंकि इम्पॉसिबल है ना, नहीं भी पता था तो तुम लोगों की गलती, कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ी गलती। नोन टू प्रोमिसर ओनली, प्रोमिसर को पता था तो कॉम्पेंसेशन इवन इफ कुड हैव बीन नोन बाय रीजनेबल डिलीजेंस, अगर पता भी किया जा सकता था नॉर्मली तो भी माना जाएगा। सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग और इम्पॉसिबिलिटी और पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी और पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, मतलब बाद में इम्पॉसिबिलिटी पता चली, क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से 2 पॉइंट्स और देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर लीगल एंड ऑल्सो सम अदर थिंग्स दैट आर इलीगल, तो वो लीगल वाला वैलिड माना जाएगा, इलीगल वाला वॉइड माना जाएगा। ऑल्टरनेट प्रॉमिस, वन ब्रांच बीइंग इलीगल, लीगल वाला वैलिड माना जाएगा, इलीगल वाला वॉइड माना जाएगा। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स कम टू अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स की बात करते हैं। अब देखो ये ध्यान रखना, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है,
तो वो करते हुए आगे डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल लेते हुए, ठीक है। वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, डेट जो डिस्चार्ज है ना वो इंडिकेट किया गया है, यानी कि यही वाला पैसा देना है, समझना। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, प्लीज़ लिखिए, इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ऑल दो आप लोग के पास लिखा होना चाहिए, हम लोग ने पढ़ा था, बट फिर भी हम लोगों ने बोला है कि 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, हम लोगों ने बोला हुआ है 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक इन्वॉइस, दूसरा इन्वॉइस, तीसरा इन्वॉइस, है ना। एक इन्वॉइस है से 10,000 रुपये का, दूसरा इन्वॉइस है से 20,000 रुपये का, और तीसरा इन्वॉइस है से 30,000 रुपये का, और हमने आपको पेमेंट कर दिया है 30,000 रुपये। तो आप कौन सा वाला 30,000 रुपये जोड़ोगे इसमें, कौन सा वाला 30,000 रुपये से एडजस्ट करोगे इसको। तो जहाँ पे इंडिकेट किया गया है, से हमने बोला कि फर्स्ट और सेकंड इन्वॉइस क्लियर कर दीजिए, वहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड किया जाएगा। वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, तो आप अपने हिसाब से किसी में भी लगा सकते हो, 1 और 2 में भी लगा सकते हो, आप 3 में भी लगा सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि 2 का जो 20,000 रुपये है वो, और 3 का 10,000 रुपये आप वो भी कर सकते हो, नॉट एन इशू। बट कोई भी डिस्प्यूटेड डेट में नहीं लगा सकते। बात करते हैं तीसरा, जहाँ पे किसी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, तो जो भी टाइम है, मतलब जहाँ पर फर्स्ट इन्वॉइस, सेकंड इन्वॉइस और थर्ड इन्वॉइस जिस भी टाइम पीरियड में ड्यू था, उसी सीक्वेंस में उसको करवाया जा सकता है, या फिर इक्वल स्टैंडिंग यानी कि प्रोपोर्शनेटली करवाया जा सकता है। प्रोपोर्शनेटली कैसे करेंगे, यहाँ पे 1:2:3 रेशियो में बांट देंगे तीनों में, समझ आया ना, ठीक है। आप लोग कई बार पूछते हो ना क्यूए क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये सब ये इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि लॉ में भी जरूरत पड़ती है, जब आप आगे आके सेटल करवाते हो ना, तो ये सब जरूरत पड़ती है। रेशियो, सोचो ना, किसी को रेशियो प्रोपोर्शन बोल दिया, रेशियो में डिवाइड करो, उसको रेशियो से डिवाइड करते नहीं आता है, 1:2:3 नहीं आता, कैसे करते हैं, गड़बड़ हो सकता है ना। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड ये पहले से आना चाहिए, बट सीए में अपने पास एक बार फिर से सिखा दिया जाता है कि भाई अभी तक नहीं भी पढ़ा था ना 5th 6th 7th 8th में, अब पढ़ लो, ठीक है। इसलिए आपने देखा हो कई बार लोग बोलते हैं कि जो इंसान स्कूल में बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ता, तो वो सीए में इतने अच्छे मार्क्स कैसे ले आता है, पास कैसे हो जाता है, कई बार इसीलिए हो जाता है क्योंकि सीए में अगर हमने जो क्यूरिकुलम है उसको अच्छे से फॉलो कर लिया ना, तो आप आगे जाकर पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो। वो लोग जनरली खुद ही कवर कर लेते हैं उन लोगों को जो टेस्ट करना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पता है कई बार ना एग्जाम में आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टी, यानी कि अगर दोनों पार्टी मान जाएं तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इफेक्ट ऑफ नोवेशन, अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सब्सटीट्यूशन न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओल्ड, तो पुराने वाले को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। रिसेशन कैंसिल कर दिया है तो ज़रूरत नहीं है। ऑल्ट्रेशन, कुछ टर्म्स चेंज कर दिए हैं तो भी पुराने वाले को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, यानी कि मे एक्सटेंड टाइम और रेमिट होली और इन पार्ट। प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, प्रोमिसी ने क्या किया, बोला कि मुझे परफॉर्मेंस नहीं चाहिए है, तो यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है कि परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत नहीं है। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सामने वाले ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर दिया, देन नो नीड टू परफॉर्म, या फिर इफ़ एनी बेनिफिट्स रिसीव तो वो उसको रिस्टोर करने पड़ते हैं। इसमें हमने मल्टीपल पॉइंट्स को मर्ज किया है यहाँ पर, ठीक है। आपके मॉड्यूल में ना 2-3 पॉइंट्स दिए हुए थे ये, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया है और कैंसिल हो गया है तो उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बेनिफिट्स आए हैं उसके तो वो आपको रिस्टोर करने पड़ेंगे, यानी कि वापस करने पड़ेंगे। इससे हमने बोला हुआ था ना, आपके पास बिल्डिंग आई हुई है, अब बिल्डिंग में अगर एक फ्लोर बन के वॉइड हो गया तो एक फ्लोर का पैसा तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ रेसेशन, कम्युनिकेशन ऑफ रेसेशन इन द सेम मैनर एज प्रोपोजल इज कम्युनिकेटेड। प्रोपोजल मतलब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पड़ा था, वैसे ही रेसेशन भी, कैंसिलेशन भी कम्युनिकेट किया जाता है। तो कैसे कैसे कम्युनिकेशन माना जाएगा, व्हेन इट कम्स टू द सेंडर, व्हेन इट कम्स टू द रिसीवर, वैसे ही है ना। हम लोगों ने रेवोकेशन पढ़ा था ना, कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। इफेक्ट्स ऑफ नेग्लेक्ट्स ऑफ प्रॉमिसी टू अफोर्ड प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज़ फॉर परफॉर्मेंस, यानी कि जो रिसीवर उसने गिवर को, जैसे हमारे केस में उसने रीजनेबल फैसिलिटीज़ ही नहीं दी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि यार नहीं करना है फुलफिल। जैसे हमने बताया ना, कॉलेज में हम गए, उन्होंने हमें माइक ही नहीं दिया, 100 बच्चों की क्लास में माइक ही नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या परफॉर्म करने की ऑब्लिगेशन है, नहीं। रिसीवर ने गिवर को रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं दी, देन गिवर प्रॉमिसेस नॉट लायबल फॉर एनी नॉन परफॉर्मेंस, ठीक है। चलो बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की। तो डिस्चार्ज कैसे कैसे हो सकता है, डिस्चार्ज कैसे कैसे हो सकता है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस एक्चुअल और अटेम्प्टेड, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो सकता है। इम्पॉसिबिलिटी में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, अनफोर्सिन चेंज इन लॉ, अच्छा लॉ में चेंज हो गया, ये है क्या, नहीं। अनफोर्सिन चेंज मतलब पता ही नहीं था, अचानक से लॉ में चेंज आ गया, नोटबंदी आ गई थी अचानक से, चेंज इन अनफोर्सिन था बट वो, है ना, वहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आ सकती है। किसी ने किसी को बोला मैं आपको 500 के 1000 नोट सप्लाई करूँगा, नोटबंदी हो गई, बंदी हो गए नोट्स, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ प्री कंडीशंस और डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पहले से पढ़े हुए थे, आपको पता होंगे, बट एक पॉइंट हमें समझाना है जो कि नॉर्मली समझ में नहीं आता है, विच इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो जिस चीज़ के बारे में बात करें, जैसे हम एक पेनड्राइव के बारे में बात करें तो उसमें कुछ डेटा या लेक्चर्स थे और वही डिस्ट्रॉय हो गए, तो वहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा। नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ प्री कंडीशन, यानी कि हमने बोला था इस पेनड्राइव को इंस्टॉल करने से पहले आपको नया लैपटॉप लेना पड़ेगा और आप नहीं ले पा रहे हो, वहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा। आते हैं डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम।
तो ये वैसा ही है जैसे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वैसे ही होते हैं। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेथ की वजह से हो गया, इंसैनिटी की वजह से हो गया, इंसॉल्वेंसी की वजह से हो गया, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी हो सकता है। एंटीसिपेटरी ब्रीच भी होती है, एक्चुअल ब्रीच भी होती है। अभी हम लोग यूनिट नंबर 5 में नेक्स्ट यही पढ़ने वाले हैं। प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, अब भी ऊपर पढ़ा कि वो वेव करना मतलब लेट गो करना, उसने बोल दिया कि हाँ नहीं करने की ज़रूरत है। इफेक्ट्स ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज़, ये भी हम लोग ने अभी पढ़ा। मर्जर ऑफ राइट्स, अब कई बार क्या होता है दो राइट्स मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये वाला कौन सा था इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट, वो अभी माइक वाला एग्जांपल दिया ना, माइक ही नहीं दिया तो फिर हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। मर्जर ऑफ राइट्स, कई बार एक राइट और दूसरा राइट मर्ज हो जाते हैं, कोई एक सुपीरियर होता है, कोई जूनियर राइट होता है, इन्फीरियर राइट होता है, तो कौन सा वाला रह जाता है, सुपीरियर वाला रह जाता है, ठीक है। इफ इन्फीरियर एंड सुपीरियर राइट्स मर्जेस, इन्फीरियर राइट्स vanish and are not required to be enforced, ठीक है। That is how we have covered unit number 4 का छोटा सा रिवीजन।